नमस्कार मित्रों। 10 देश में आपका स्वागत है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने 51 घंटे बाद देश को संबोधित किया। ये 51 घंटे थे सीज फायर के बाद के। जनता के मन में कई सारे सवाल थे। इन सवालों को मैंने शाम के अपने एक वीडियो, जो कि शॉर्ट्स के फॉर्म में था, 6:15 बजे मैंने उसको अपलोड किया था। मैंने कई सारे सवाल जनता के बिहाफ में प्रधानमंत्री मोदी से पूछे थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उन सवालों के जवाब दिए अपने 23 मिनट के वक्तव्य में? इसी विषय पर हम लोग बात करने वाले हैं। मेरे जो कुछ सवाल थे उसमें पहला सवाल ये था कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार सीज फायर में एंट्री लिए कहां से? जब यह बात भारत और पाकिस्तान के बीच में हो रही थी, तो ट्रंप का रोल यहां पर आया कैसे? ट्रंप ने आखिर किस वजह से कश्मीर का नाम यहां पर लिया? यह मेरा दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल यह था कि क्या ऑपरेशन सिंदूर ने अपना ऑब्जेक्टिव यहां पर पूरा कर लिया? यह मेरा तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन ये कि अचानक से सीज फायर की बात आई कहां से? यह मेरा पांचवा क्वेश्चन था। और छठा क्वेश्चन था कि आखिर पहलगाम के आतंकियों को लेकर स्टेटस क्या है? इन सभी सवालों के जवाब क्या मोदी जी ने दिए? चलिए करते हैं इस विषय पर बात। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं 10 स्वदेश। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, जब से सीज फायर हुआ था उसके बाद से लगातार जनता के मन में एक ही सवाल चल रहा था कि पाकिस्तान को पीटने का इतना सुनहरा मौका भारत के प्रधानमंत्री ने आखिर खो कैसे दिया? ऐसा मौका कभी कभी किसी प्रधानमंत्री को मिलता है। और नरेंद्र मोदी, इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की थी एक राष्ट्रवादी नेता के तौर पर। एक ऐसा नेता जो निर्णय ऐसा लेता है कि दुनिया याद रखती है। वह नेता अचानक से ऐसे समय में जब उसके पास सबसे अच्छा मौका था पीओके को अपने पास लाने का, ऐसे में उन्होंने सीज फायर की घोषणा कर दी। सब अचंभित थे। लग रहा था कि भारत जिस युद्ध को जीत सकता था, अचानक से उसमें पिछड़ता हुआ दिखाई दिया। और सीज फायर का श्रेय लेते दिखाई दिए डोनाल्ड ट्रंप, जिनका भारत और पाकिस्तान से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन वह अचानक से सारा श्रेय अपने पास लेके चले गए कि मैं तो पूरी रात लगा रहा, तब जाके भारत और पाकिस्तान के बीच में 2.5 लाख लोगों की जान बची, वरना यहां पर जो है परमाणु विस्फोट हो गया होता, परमाणु हमला हो गया होता। अब क्या बात सही में इतनी सीरियस थी? तो पहले जो जो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन था, क्या सही में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए कहां से? इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि मेरी वजह से सीज फायर हुआ है। लेकिन जो प्रधानमंत्री ने यहाँ पर वक्तव्य दिया उसके अकॉर्डिंग बात वही है कि पाकिस्तान को भारत ने 2 रातों में इतना मारा कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं। खासकर प्रधानमंत्री ने कहा, जब हमारी एयरफोर्स ने उनके 12 एयर बेसेस को यहाँ पर खत्म कर दिया तो पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो दुनिया के सभी देशों के सामने पहुंचा, भीख मांगने लगा कि हमको बचा लो वरना भारत मार देगा। अंत में उसको हमारे पास ही फोन करना पड़ा और तब हमने यहां पर पाकिस्तान को रहम किया और कहा कि ठीक है, लेकिन एक्ट ऑफ वॉर में हम परिवर्तन करेंगे। और एक्ट ऑफ वॉर का परिवर्तन यह है कि अगर एक भी गोली चली तो फिर भारत उसका जवाब और खतरनाक तरीके से देगा। इस बार तुमको छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार तुमको छोड़ेंगे नहीं। यह बात यहां पर थी। अब इसमें ट्रंप आए कहां से? यह आंसर हमें फिर से नहीं मिला। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था, जब ट्रंप ने अगले दिन एक और ट्वीट किया कि कश्मीर पे चाहें तो भारत और पाकिस्तान मेरी मदद ले सकते हैं। अब इसको लेकर भारत के सामने एक सवाल आया कि भारत ने 1994 में पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन पास किया था कि कश्मीर का मुद्दा बायलैटरल मुद्दा है, भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है, इसमें कोई थर्ड पार्टी नहीं आने वाली। और जब तक पाकिस्तान पीओके को छोड़कर नहीं हटेगा तब तक हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे और हमारी बात कश्मीर पर नहीं, हमारी बात पीओके पर होगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अचानक से कश्मीर की बात यहां पर कैसे छेड़ दिए? इसका उन्होंने एक तरीके से ग्लोबल मुद्दा बना दिया, इसको अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया, जो नहीं होना चाहिए था। अब लगा क्या प्रधानमंत्री इस पर जवाब देंगे? तो हाँ, प्रधानमंत्री ने कश्मीर के मुद्दे पर वही दोहराया जो भारतीय सरकार की नीति 1994 से लगातार चली आ रही। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात केवल टेररिज्म पे होगी और वह बात केवल पीओके के मुद्दे पर ही होगी। बाकी उन्होंने कश्मीर का नाम तक नहीं लिया। इसका मतलब यह है कि कश्मीर तो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। हम पाकिस्तान से बात तभी करेंगे जब पीओके का मुद्दा सॉल्व होगा, अदरवाइज हम पाकिस्तान से बात करने भी वाले नहीं हैं। यह यहां पर मेरे 2 सवालों में से एक सवाल का जवाब यहां पर मिल गया था। अगला यह था कि ऑपरेशन सिंदूर ने
क्या अपना टारगेट अचीव किया? तो इसको लेकर भारत की सेना ने 2 दिन से लगातार ब्रीफिंग करी और जो उन्होंने बातें कही वह साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर ने, अगर हम कहें, तो जिस लिए उस ऑपरेशन को शुरू किया गया था उससे अधिक टारगेट यहाँ पर अचीव किया है। प्रधानमंत्री ने भी इसको एंडोर्स किया। तो 3 चीजें यहाँ से निकल कर आई ऑपरेशन सिंदूर से कि भारत अपने दुश्मनों का सामना भी कर सकता है और उनको झुका भी सकता है। एक और बात जो प्रधानमंत्री की मुझे सबसे अच्छी लगी वो यह थी कि मेक इन इंडिया को उन्होंने यहाँ पर कहा कि भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट कितने शक्तिशाली हैं और हम दुनिया पर उस तरीके से आश्रित नहीं है जितना हम पहले हुआ करते थे। बात सही भी है। ब्रह्मोस, उसके अलावा आकाश, इन सब मिसाइलों ने जिस तरीके से भारत को इस युद्ध में अग्रणी रखा कि पाकिस्तान कहीं नजर तक नहीं आया, ऐसे में हम कह सकते हैं कि भारत वर्तमान समय में डिफेंस में काफी अच्छा करते जा रहा है। और अभी तो भारत को बहुत सारे काम यहाँ पर करने, क्योंकि एयरक्राफ्ट को लेकर भारत के पास अभी भी कोई 5th जनरेशन यहाँ पर एयरक्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, जबकि दुनिया अभी पहुंच रही है 5th जनरेशन की तरफ। इस पर भारत को काम करना पड़ेगा। तेजस के अलावा भारत के पास अपना बनाया हुआ कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। अभी भी हम विदेशों से परचेज किया हुआ एयरक्राफ्ट ही यहाँ पर यूज करते हैं। राफेल को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। इसको लेकर हमारे एयर चीफ मार्शल ने आंसर दे दिया था कि थोड़े बहुत लॉस तो होते हैं लेकिन हमारे सारे पायलट सुरक्षित हैं। लेकिन उन्होंने राफेल के बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि यह बात स्पष्ट है कि राफेल का यूज हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में भी अभी कोई क्लियरिटी नहीं है। क्योंकि अगर ब्रह्मोस यूज किया गया है तो ब्रह्मोस जो है वो राफेल में नहीं लगता है, उसके लिए आपको सुखोई यूज करना पड़ता है। तो बात स्पष्ट है, क्या राफेल यूज हुआ कि नहीं हुआ इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं है और ना यहाँ पर उसकी बात की गई। एक बात और यहाँ पर हुई कि भारत पाकिस्तान रिलेशन कहाँ जाएंगे? क्या वह जो प्री पहलगाम है वहां पे जाएंगे कि यहाँ पर पहलगाम के बाद कुछ चीजें बदली हैं? तो मोदी जी ने यहाँ पे साफ कह दिया कि पानी और खून साथ नहीं बहेगा। इसका मतलब इंडस वाटर ट्रीटी स्टिल सस्पेंड है। फिर कहा कि ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा। कहने का मतलब कि अटारी बॉर्डर बंद रहेगा, एयर स्पेस बंद रहेगा और इसके अलावा हम पोर्ट भी यहाँ पर एक दूसरे का यूज नहीं करने वाले हैं। तो बात यहाँ पर साफ आई कि हमने अपने एक्ट ऑफ वॉर को काफी हद तक बदला है और अगर एक भी गतिविधि उधर से होती है तो इसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत इसके अनुसार यहाँ पर निर्णय लेगा कि उसको यहाँ पर कौन सी कार्यवाही करनी है। यह बात नेवी के चीफ ने भी हमारी कही थी कि हमारा आईएनएस विक्रांत तैयार है, हमें जब भी मौका लगेगा कराची पोर्ट को हम यहाँ पर साफ कर सकते हैं। तो बात स्पष्ट है, कुछ सवालों के जवाब यहाँ पर हमको मिलते चले आए हैं। लेकिन एक जो सवाल हमारे मन में लगातार यहाँ पर उठ रहा था वह सवाल था कि आखिर पहलगाम के आतंकी जिन्होंने यह पूरा कार्य किया था, इसको लेकर सरकार आखिर क्या कह रही है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम को लेकर बहुत सारी बातें कही। उसमें यह भी था कि धर्म पूछ कर मारा, भारत में धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश पाकिस्तान की थी और वह सभी मंसूबे यहाँ पर नाकाम साबित हुए थे। लेकिन पहलगाम के आतंकी गए कहां? इसको लेकर प्रधानमंत्री ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। लेकिन वह आतंकी गए कहां? हमें यह भी पता है कि हमने उन आतंकियों को मारा जो भारत में आतंकवादी गतिविधियां पहले भी दोहराते रहे हैं। कांधार हाईजैक, इसके अलावा पुलवामा, इन सब में जो आतंकवादी शामिल थे इन सबको मिट्टी में मिला दिया गया। लेकिन वह 4 आतंकवादी जो पहलगाम की आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रमुख जिम्मेदार थे, उनका क्या हुआ इसके विषय में न सरकार कह रही है और ना हमारे प्रधानमंत्री ने इस वक्तव्य में कुछ भी कहा है। तो यहां पर हमें आंसर नहीं मिल रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री जो हैं वह पहलगाम के आतंकियों को लेकर कौन सी स्ट्रेटजी यहां पर अपनाए हैं। एक और चीज है जहां पर उनको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि यह नैरेटिव बन चुका है कि भारत की विदेश नीति यहां पर काफी हद तक कमजोर रही है, क्योंकि चीन तो खुल के पाकिस्तान के समर्थन में आ गया, यह हर कोई जानता है। अमेरिका भी एक तरीके से इनडायरेक्टली फॉर्म में पाकिस्तान को समर्थन कर रहा था, अन्यथा आईएमएफ का लोन पास कैसे होता? लेकिन बात यहां पर यह है कि भारत के पक्ष में खुलकर कोई देश क्यों नहीं आया? भारत के 3 सबसे प्रमुख दोस्त फ्रांस, रशिया और इजराइल, यह तीनों ने खुलकर भारत का यहां पर समर्थन तो नहीं किया। हाँ, यह कह सकते कि लोगों ने सिंपैथी जाहिर की थी, आतंकवाद को लेकर अपनी बात कही, लेकिन यहां पर भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध चल रहा था इसको लेकर इन तीनों देशों ने कोई भी बात यहां पर नहीं कही। तो बात यह है कि एस जयशंकर यहां पर एक ऐसे विदेश मंत्री के तौर पर साबित हुए हैं जो कि भारत को लेकर विश्व में नैरेटिव नहीं बना पा रहे हैं, उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी भी लगातार पूरे विश्व की यात्रा करते हैं और कई सारे देशों से उनको सम्मान मिले हैं, वहां के सर्वोच्च नागरिक, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऐसा देश यहां पर नहीं था
जो भारत का खुलकर समर्थन किया हो, जैसे कि चीन ने पाकिस्तान का किया था। इस पूरे वक्तव्य में हम एक बात कह सकते हैं कि हमें मुख्य रूप से दो सवालों के जवाब नहीं मिले। पहला यह कि ट्रंप आखिरकार इस सीज फायर में कर क्या रहे थे, उनका क्या रोल था यहाँ पर जो आगे बढ़ चढ़कर वह हिस्सा ले रहे थे। इसका जवाब यहाँ पर प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। दूसरा, पहलगाम के आतंकवादियों का क्या होने वाला है, क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी आए थे उन आतंकियों को पकड़ा भी नहीं गया है, उनके विषय में कोई बात भी नहीं हो रही है। इन दो सवालों का जवाब आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सरकार कब देने वाली है, इन सवालों से वह पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। और एक और सवाल जो इस वीडियो के दौरान मेरे मन में आया कि आखिर विदेश नीति में भारत इतना कमजोर क्यों दिखाई दे रहा है, इसका भी जवाब भारतीय सरकार को देना होगा, क्योंकि हमारे पक्ष में कोई भी देश इस पूरे मुद्दे के दौरान खड़ा नहीं था। दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।